नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। हैवानियत कब तक, ये सवाल एक बार फिर से आज न्यूज स्टेट पूछ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश देश का दिल है, जिसे देश की संस्कार धरती भी कहा जाता है, लेकिन देश के दिल में बेटियों का सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, हर वक्त यहां की बेटियों पर मानो खौफ का साया मंडराता रहता है। डर लगता है इंसान का चोला ओढ़े भेड़ियों का, जो कभी कोई अंकल होते हैं, कभी गली के बड़े भैया होते हैं। एमपी में लगातार हो रही रेप की वारदातों से कैसे कानून व्यवस्था के साथ साथ सरकार की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं सवाल। बीते कुछ दिनों में कैसे प्रदेश की साख पर लगा है बट्टा और कैसे सुरक्षित होंगी बेटियां, इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह रिपोर्ट देखिए। एमपी में बढ़ रही मासूमों से दरिंदगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शर्मसार हुआ एमपी। ताबड़तोड़ वारदातों से दहला प्रदेश। एमपी में कब सुरक्षित होंगी बेटियां? देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ये सिलसिला राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भी नहीं रुका। इस दिन भी प्रदेश के पन्ना, भिंड और इंदौर में रेप की घटनाएं सामने आई हैं। इंदौर में 10वीं की छात्रा से रेप की वारदात हुई। बैंक मैनेजर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने बैंक मैनेजर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की सहेली को भी आरोपी बनाया। आरोपी ने साल 2020 में शॉपिंग कराने के बहाने छात्रा का रेप किया। आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। इंदौर ही नहीं, भिंड में भी एक बेटी दरिंदगी का शिकार हुई। भिंड में 6 साल की मासूम से दरिंदगी। अधेड़ उम्र के शख्स ने मासूम को बनाया शिकार। पीड़िता घर से बाहर खेल रही थी। आरोपी ने अपने घर ले जाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता के भाई ने दी घर वालों को जानकारी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लाहार थाना क्षेत्र का मामला। प्रदेश की शर्मसार करने की कड़ी में पन्ना भी पीछे नहीं रहा। पन्ना में भी एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया। पन्ना में नाबालिग से दुष्कर्म। पड़ोस में रहने वाले शिक्षक ने की वारदात। टीचर के घर टीवी देख रहे अपने भाई को बुलाने गई थी नाबालिग। अजयगढ़ थाने में मामला दर्ज। आरोपी फरार आरोपी की तलाश में जुटी अजयगढ़ पुलिस। आइए अब एक नजर डालते हैं इस महीने एक के बाद एक हुई रेप की वारदातों पर और आपको बताते हैं कि कब, कहां और क्या हुआ। सीधी 11 जनवरी विधवा से गैंगरेप। दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दरिंदगी। खंडवा 12 जनवरी नाबालिग से दुकानदार ने किया रेप के बाद गला दबाकर हत्या। छतरपुर 13 जनवरी को लापता महिला का मिला शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। उमरिया 17 जनवरी आरोपियों ने 24 घंटे में 3 बार किया नाबालिग से रेप। इंदौर 17 जनवरी 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश। सतना 19 जनवरी 24 साल की महिला से अपहरण के बाद चलती कार में गैंगरेप। बैतूल 21 जनवरी नाबालिग को रेप के बाद जिंदा दफनाने की कोशिश। सागर 22 जनवरी 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, वारदात का वीडियो भी बनाया। इंदौर 23 जनवरी 10वीं की छात्रा से रेप, बैंक मैनेजर पर रेप का आरोप। भिंड 23 जनवरी नाबालिग से अधेड़ उम्र के शख्स ने की दरिंदगी। पन्ना 23 जनवरी नाबालिग से शिक्षक ने किया रेप। ये केवल चंद घटनाएं नहीं बल्कि उन तमाम घटनाओं की कड़ी है जो मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में घटी हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं। लगातार बढ़ती हुई बलात्कार की घटना बताती हैं कि हैवानों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। उनके आगे कानून व्यवस्था भी बौनी साबित हो रही है। महज एक हफ्ते के दौरान उमरिया जैसे छोटे शहर से लेकर इंदौर जैसे मेट्रो शहर में मासूम बच्चियों पर शैतानी इरादों का कहर टूटा है। ये हाल भी तब है जब मध्य प्रदेश की सरकार नारी सम्मान के लिए अभियान और महिला अपराध के खिलाफ जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी की वारदातों की बाढ़ सी आ गई है और ऐसे में कानून व्यवस्था के साथ साथ सरकार की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इससे हम अपना दुर्भाग्य कहेंगे कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और बार बार इस तरह के मुद्दों पर हमें चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन ये बहुत जरूरी है
ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। इस मकसद के साथ हम बार बार चर्चा करते हैं, आज भी करेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकार रही है, दोनों से सवाल पूछेंगे, मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तृप्ति चौरसिया मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, जिस तरह से पूरी लिस्ट है आज जो हमने अपने रिपोर्ट में दिखाई है, और बहुत दुर्भाग्य है कि हर बार हमें इस तरह की डिबेट करनी पड़ती है, तमाम सवाल उठाने पड़ते हैं। सरकार तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। चाहे घर हो, बाहर हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, जानने वाले हों, पराए हों, हर जगह बेटियां सुरक्षित हैं। देखिए, जितनी सारी वजह हैं उसमें मुझे लगता है कि केवल एक कोई वजह नहीं हो सकती। इसमें कई सारी जिम्मेदारियां एक साथ लेनी होंगी, कई सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ बनेगी, तब शायद ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी तेज़ी से सीएम सख्त होते जा रहे हैं, जितनी तेज़ी से वो सख्ती से निर्देश देते जा रहे हैं, उतनी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो अपराधी हैं वो इतने बेखौफ हैं या किसी तरह का चैलेंज दे रहे हैं सरकार को? दूसरी बड़ी बात कि जो वारदातें हो रही हैं कि सरकार को तो निश्चित ही जिम्मेदारी बनती है, उनका उत्तरदायित्व तो बनता है, लेकिन दूसरा उत्तरदायित्व जो बनता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी बनता है। समाज के लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों की तरफ से जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए वो भी बनता है। और तीसरा, इन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कानून जब तक लचीले रहेंगे तब तक शायद इस तरह की घटनाएं लगातार होंगी। क्योंकि अगर हमारे कानून में कड़े प्रावधान हो, क्योंकि पुलिस किसी भी घटनाक्रम के बाद पुलिस अपने सारे काम करके कोर्ट तक पहुंचाती है, लेकिन जब ये न्यायालय की प्रक्रिया में जाता है तो कहीं ना कहीं कानून इतना लचीला हो जाता है कि जो सख्ती से सज़ा मिलनी चाहिए शायद वो नहीं मिलती। ये भी एक बड़ी वजह है इन सारी घटनाओं के बढ़ने की। तो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये सोचने की है इस वक्त लोकेंद्र, कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्ती से निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? क्या इतने बेखौफ है अपराधी कि वो सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, या सीएम जितनी सख्ती बरत रहे हैं उतना उनको चैलेंज दे रहे हैं? और कई बार इस तरह की चीज़ों में पुलिस के भी अपने बड़े तर्क होते हैं कि चूंकि हम केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि इसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, दूसरा कहीं ना कहीं कानून कड़े होना चाहिए, और तीसरा समाज भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। और जो मैं लगातार कह रही हूँ कि ये बहुत गंभीर मसला है कि मुख्यमंत्री की सख्त निर्देशों के बाद भी लगातार वारदातें हो रही हैं। तो क्या अपराधी कोई चैलेंज दे रहे हैं या वो इतने बेखौफ हैं? ये बात मैं लगातार कह रही हूँ, और इस बात को निश्चित ही समझना होगा कि आखिर क्या वजह है कि इतनी सख्ती, इतने सख्त निर्देश, और मैदानी लेवल पर अगर सच में काम हो रहा है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, तो फिर ये वारदातें क्यों और कैसे बढ़ रही हैं? दीप्ति, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने छुआया, और मैं चाहूंगा कि इस पर जो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे हम बातचीत कर लें थोड़ा सा। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और दुर्गेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छुआया हमारी सहयोगी दीप्ति ने। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री की सख्ती रोजाना और दूसरी तरफ अपराध बढ़ रहे हैं। पूरी लिस्ट अभी हमने दिखाई दर्शकों को रिपोर्ट में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति मध्य प्रदेश में, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। क्या कोई चैलेंज अपराधी यहां पर दे रहे हैं सरकार को सीधे कि आप सख्ती करिए लेकिन हम अपराध फिर भी करेंगे? ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई चैलेंज देगी अपराधी, क्योंकि कोई ये संगठित संगठन नहीं होता है अपराधियों का। ये सच है कि अपराध एक ऐसी चीज है जिस पर निरंतरता बनी रहनी चाहिए सख्ती की, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उस मामले में, मैं सोच रहा हूँ आप सब भी समझ रहे हैं, आपके चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ सभी प्रकार के अपराधियों को और दंडित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, और स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अपराध संख्या बल के हिसाब से आप बता रहे हैं कि बढ़े हैं, ये संभव है, पर शिवराज सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कल भी अभी बेटियों के मामले को लेकर के आपके चैनल में ही देखा था मैंने। शंकर लाल जी, इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा सर, सरकार की सख्ती है लेकिन अपराध नहीं रुक रहे। क्या इसे पुलिस का फेल्योर माने, क्या प्रशासन का फेल्योर माने? वो डर क्यों नहीं जा रहा है अपराधियों के अंदर? प्लीज देखिए, न इसमें शासन का फेल्योर है और न इसमें प्रशासन का फेल्योर है। मैं ये बात मानता हूं कि कहीं कोई धींगा मस्ती अधिकारी, कर्मचारी, छोटे पुलिसकर्मी करते होंगे, पर इसमें फेल्योर न मानिए। अपराध एक निरंतर प्रक्रिया है,
और अपराध को, जैसा कि अभी आदरणीय दीप्ति जी भी कह रही थी, कि इसके लिए जरूरी है एजुकेशन, और इसके लिए जरूरी है कहीं ना कहीं विचारों का बदलना, क्योंकि ये एक विकृति है। और जो बेटियों के मामले के अपराध हैं उसमें तो निश्चित रूप से हम आप सभी समझते हैं कि मानसिक विकृति है, और इस मानसिक विकृति को संस्कारों से, शिक्षा से और शंकरलाल जी, बहुत से। सारी मानसिकता थी, इस तरह की विकृति थी, अपराध थी, इसीलिए तो कानून, इसीलिए तो सरकार होती है सर, इसी को रोकने के लिए। एजुकेट भी अगर करना है तो सरकार को ही एजुकेट करना है। सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश फांसी का कानून बनाने के लिए, लेकिन वो डर नहीं बैठा पाई सरकार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कानून फांसी का पहले बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था शिवराज जी का, कि ऐसे लोगों के मन में भय आवे, भय भी न हो, बिना संभव नहीं है इन पेशेवर अपराधियों को रोक पाना, मानसिक विकृत के अपराधियों को रोक पाना। और इसलिए 35 लोगों को मध्य प्रदेश में अभी तक फांसी की सजा सुनाई भी जा चुकी है। आगे भी पूरी सख्ती के साथ इस तरह के लोगों को रोकना। और दूसरी तरफ सामाजिक चेतना, अभी आदरणीय दीप्ति जी ने भी कहा कि बिना सामाजिक सरोकार और बिना सामाजिक चेतना के अकेले पुलिस में FIR करने वर्षीय मामले नहीं रुकने वाले। और इस नाते दोनों तरफ का, समाज का प्रयास, सरकार का प्रयास, प्रशासन के कर्मचारियों का प्रयास, और इसमें विशेषकर आप सबका, मीडिया का प्रयास, उसके द्वारा की जा रही जनजागृति। दुर्गेश जी, क्या सामाजिक चेतना, ये एक बिंदु हम मानते हैं कि बहुत जरूरी है इस वक्त इस तरह के मामलों में, लेकिन पुलिस का, शासन का, प्रशासन का, सरकार का कोई रोल नहीं, जिस तरीके से शंकरलाल तिवारी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनका कोई, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनका कोई रोल नहीं है। तिवारी जी का तो काम है, उनको भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी को संरक्षण देना है, और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देना है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछले 7-8 माह में, जब से माननीय 10 माह से शिवराज सिंह चौहान जी विराजमान है, मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। मध्य प्रदेश में 45,920 यदि शंकरलाल जी, एक मिनट सर, मैं आऊंगा सर। मैंने देखिए शुरू में आपको समय दिया ताकि आप अपनी बात रख सकें। मैं दोबारा लौटूंगा सर, पूरा समय दूंगा आपको। कहीं काउंटर करना है अपने समय में बोल लीजिएगा सर। अभी दूसरा कोई पॉइंट उठा रहे हैं, बहस बना देते हैं। हाँ। मामला है बेटियों के अपराध का, और उसमें जिस तरह मैं पूछूंगा सर, राजनीतिक संरक्षण बंद कर दें। एक मिनट, आप राजनीतिक संरक्षण बंद कर दें। कोई बेटी, आप अपराधियों को सजा दिलाने का, अपराधियों के अंदर भय फैलाने का एक मादा कर ले, और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक संरक्षण बंद कर दे, तो मध्य प्रदेश में अत्याचार बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जनवरी से लेकर फरवरी 2 माह के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 3,800 से ज्यादा केस, क्षमा चाहूंगा, 3,747 केस महिलाओं पे अत्याचार पे, जिसमें सब तरह के अत्याचार है, केस दर्ज होते हैं। और फरवरी से लेकर अक्टूबर तक 7 माह के अंदर लगभग 42,000, मतलब हर माह मध्य प्रदेश के अंदर 7 से 8,000 केस दर्ज हो रहे हैं महिलाओं पे अत्याचार के। जो ये भी कह रहे थे शंकरलाल तिवारी जी, मैं उनको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 2 माह जो शिवराज कमलनाथ जी का सरकार का, मैं जनवरी से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूं, पूरे 1 साल की, 1 साल में 2 माह जो जनवरी के और फरवरी का निकला, उसमें मध्य प्रदेश में लगभग 3,700 केस दर्ज हुए थे। आदित्य भी मेरे साथ जुड़ गए इंदौर से। आदित्य, अभी बहुत ताजा मामला है हम सबके सामने, प्यारे मियां वाला, वो पूरा केस संदिग्ध नजर आ रहा है। एक पीड़िता की मौत हो चुकी है उस मामले में भी, 3 और अस्पताल में भर्ती हुई हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि अपराधियों पर अगर लगाम लगेगी, अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई होगी, जो कि कई बार ढिलाई बढ़ती जाती है, कई बार पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, तो इस तरह के जो केस बढ़ रहे हैं, इंदौर से भी केस सामने आया है, ये शायद रुक सकते हैं। देखिए, बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं। अगर ये रेप के जो मामले हैं, इन्हें रोक लगाने की अगर बात की जाए तो सबसे पहला तो एक मंशा होना चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश ऐसे नहीं है जहाँ पर ये मामले नहीं होते हैं। हमें उन प्रदेशों से सीख लेना चाहिए जहाँ पर रेप के मामले ना के बराबर है या बेहद कम है। क्योंकि देखिए, रेप जब जब होता है, समाज पर एक बदनुमा दाग होता है, समाज का
एक सबसे बदनुमा चेहरा होता है, ना सिर्फ वो एक पक्ष को बल्कि पूरी सरकार, पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है कि आखिर रेप क्या होता है। जैसा कि आपने प्यारे मियाँ के मामले में जिक्र किया, अब आप देख सकते हैं कि उस लड़की को कितनी विवशता हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी कि उसे आत्महत्या जैसा, अपनी खुद की जान लेने जैसा कदम उठाना पड़ा। वहीं 2 लड़कियां और अस्पताल में भर्ती हैं जो दिमागी तौर से शोषित हो चुकी हैं, इतनी परेशान हो चुकी हैं, जो अपनी बात और अपनी पीड़ा बयां नहीं कर सकती और बयां कर पा रही हैं तो वो दर्द नहीं बता सकती जो उनके साथ हुआ है, जिस तरह से उन्हें अनैतिक गतिविधियों में धकेला गया है। अब शुरुआत इसकी होती है, कोई भी पीड़िता जब कभी भी रेप का शिकार होती है, सबसे पहले वो या तो अपने करीबी परिजनों को ये बताती है या फिर वो संबंधित थाने के लिए मदद के लिए जाती है। लेकिन आपको पता है कि संबंधित थाने पर जब वो जाती है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, किस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे विक्टिम जो है, जो पीड़िता है, वो खुद ही अपराधी के तौर पर शिकायत लिखाने पहुंच गई है और उसके साथ सलूक तो कुछ इसी तरह होता है जैसे कि उसने खुद ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तमाम सवाल जवाबों की एक फहरिस्त, उसे जलील करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, उसे ऐसे सवाल दागे जाते हैं, इससे कई बार उसे काफ़ी मानसिक प्रताड़ना का वो झेलना पड़ता है। अगर माता पिता को बताती है तो माता पिता के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है कि वो जाकर इस पूरे मामले की थाने में शिकायत दर्ज करा पाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी शिकायत दर्ज करने में उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, सामाजिक स्तर पर अगर बात की जाए तो जो परिवार के सदस्य हैं, ज़्यादातर मामलों में जो बच्चियों के साथ रेप होता है, सबसे हैवानियत वाली घटना होती है, उसमें ज़्यादातर परिवार के लोग शामिल हैं। यहाँ पर सामाजिक जनचेतना जो होती है वो होती है। तीसरा, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। आपने कानून बना दिया लेकिन कानून का 100% पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, पुलिस उस कानून का एग्जीक्यूशन जो होता है मैदान में कर पा रही है नहीं कर पा रही है, और कितना प्रभावशाली तौर से कर पा रही है। क्योंकि अगर देखिए कानून बना है और उसका प्रभावशाली तौर से एग्जीक्यूशन किया गया है तो आपने देखा है कि सड़क पर चलता हुआ आदमी लाल लाइट तक को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उससे पता है कि वो कानून का उल्लंघन करेगा तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो जब सड़क पर चलने वाला आदमी एक लाल लाइट लाल सिग्नल को क्रॉस नहीं कर सकता तो रेप जैसा कदम कोई कैसे उठा सकता है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं कानून के लूपहोल है या उसको उतना प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है या उसमें उतनी ताकत नहीं दी जा रही जितनी ताकत की उसे आवश्यकता है। क्योंकि जहां पर पुलिस इन्फोर्स करती है जो डर नहीं बैठा पा रही है, क्या पुलिस का रवैया है इसमें कि पता है हम किसी तरीके से बच जाएंगे इस तरह के मामलों में? जो समाज का भय रहता है पीड़िताओं के अंदर ही, वो खुलकर कई बार थानों तक नहीं जा पाती हैं, क्या वो कमी है या फिर बहुत सारी ऐसी पॉइंट और हो सकते हैं जो इस तरह के मामलों को लगातार बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर रहती हैं, इस तरह के मामलों को कवर करती हैं। मैं समझना चाहूंगा कि ऐसा कौन सी चीज है कि मुख्यमंत्री खुद सख्ती की बात कर रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि अपराधी कोई बचेगा नहीं, उसके बावजूद अपराध कम नहीं हो रहे हैं। और बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक लाइट तोड़ने से भी आदमी डरता है, अगर वहां पर कैमरा लगा हो उसका भी उल्लंघन नहीं करता है, तो रेप जैसी घटना तो बहुत बड़ी हो जाती है अपने आप में। देखिए, सबसे पहला बात वही है कि खौफ बिल्कुल नहीं है, हमारा कानून भी बहुत लचीला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतनी सख्ती के बाद भी या तो कहीं ना कहीं मैदान में पुलिस अफसरों की कोई कमी छूट रही है कि वो अपनी सख्ती नहीं बता पा रहे, उनका खौफ लोगों में नहीं हो पा रहा। दूसरा, कानून लचीला है। 12 साल के कम उम्र की बच्ची के लिए फांसी का कानून तो बना दिया गया, लेकिन आज की तारीख तक लगभग 3 साल होने वाले हैं, 2 साल बीत चुके हैं, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा किसी भी एक भी आरोपी को नहीं हुई। और अगर फांसी की सज़ा होती है तो वो अपर कोर्ट चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे देश में एक जैसा कानून जिस तरह से तो बनते ही हैं, लेकिन एक बार कोई लोअर कोर्ट कोई फैसला सुना दे तो इस तरह के मामलों में अपर कोर्ट में जो है अपील करने की उनको इजाज़त ना हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कानून को बहुत कठोर बनाना पड़ेगा। दूसरा, जो वर्दी का खौफ है उसे बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आमतौर पर रेप विक्टिम जितनी होती हैं वो इसलिए खुलकर नहीं बोलती हैं क्योंकि हमारा समाज भी शायद उतना खुला नहीं है। आमतौर पर जो रेप विक्टिम्स होती हैं उन्हें ही गलत समझा जाता है। और जिस तरीके से भोपाल में जो इतना बड़ा केस चल रहा है प्यारे मियाँ का, जिसकी जद में कितनी सारी नाबालिग बच्चियाँ आई हैं और एक के बाद एक सब सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हैं, एक की तो मौत हो चुकी है, बाकी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर रही। तो कहीं ना कहीं रेप विक्टिम को हमको वो हर जगह ही विक्टिम रह जाती है, समाज भी उसे गलत दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। यही वजह है कि सबसे पहले वो अपनी बात थाने तक नहीं ले जा पाती है, कानून उसका साथ नहीं दे पाता है क्योंकि वो भी लचीला है। पुलिस जब वो पुलिस वालों के बीच जाती है, एक है कि वर्दी का भी खौफ नहीं है। तो
कहीं ना कहीं इसमें 3-4 चीज़ें बेहतर करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले खौफ होना चाहिए। खौफ वर्दी का भी होना चाहिए और खौफ सरकार का भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में यह है कि कानून तो बन रहे हैं कि फांसी जैसा कानून एक बना दिया, लेकिन उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट वो नहीं हो पाते हैं हमारी कानूनी व्यवस्था के चलते। दूसरा, कहीं ना कहीं जो मैं लगातार कह रही हूँ कि मैदानी स्तर पे कोई कमी छूट रही है। जो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात शुरू हुई थी, जो पुलिस की बात ये शुरू हुई थी कि वो समाज के साथ मिलकर वो करेगी, तो वो भी चीज़ें सब खत्म होती दिखाई दे रही हैं। मैदानी स्तर पे पुलिस के अधिकारी जो है, शायद अब इस तरह की बैठकें भी अब ली जाती हैं या नहीं। पहले बीच में एक शुरुआत हुई थी कि क्राइम को कम करने के लिए इस तरह से बैठकें होंगी, जिसमें सामान्य नागरिक जो शहर के या उस टाउनशिप के होंगे वो शामिल होंगे पुलिस के साथ। तो इस तरह की चीज़ें भी अब नहीं रही। तो सख्ती बहुत बड़ी चीज़ है और ये सख्ती केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं होनी चाहिए, जो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्ती से निर्देश देते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैदानी स्तर पे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। शंकर लाल तिवारी जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा इसी पर कि मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं और बहुत अच्छी बात है वो, कि मैं जो मासूम हैं, जो ईमानदार हैं, उनके लिए फूल जैसा कोमल हूं और जो अपराधी हैं उनके लिए मैं वज्र जैसा कठोर हूं। आपको नहीं लगता शंकर लाल तिवारी जी, पुलिस को भी कुछ इस तरह का रवैया अपनाना पड़ेगा कि जो पीड़िताएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक अलग से रुख अपनाना पड़ेगा सर, कि वो डरे नहीं, वो अपनी जो भी पीड़ित हैं या उन्हें पीड़ा है वो आकर बता पाएं जो उनके साथ अपराध हुआ है। अभी तो वही डर रहता है कि वो पहुंच नहीं पाती हैं। और प्यारे मियां के केस का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि यहां भी पुलिस पर सवाल उठे, क्योंकि जब एक पीड़िता की मौत हो जाती है सर, तो सवाल ये उठे कि उसके शव को घर तक नहीं लेकर गई पुलिस, सीधा शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। बताइए, पीड़िता के साथ मौत हो जाने के बाद इस तरह का व्यवहार है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आदरणीय दीप्ति जी ने भी जो अभी कहा कि वर्दी का खौफ होना चाहिए। शासन ने नियम बना दिए, कानून बना दिए, मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा बार बार जता दी, और इस बीच में वर्दी का खौफ जो एक बात आई, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं ये बात भी मानने को तैयार हूं कि भारतीय संस्कृति और हिंदुस्तान और अपना एरिया थोड़ी शिक्षित कम है, और इस नाते लोक लाज के डर से तमाम बहनें, तमाम बेटियां इस तरह की रिपोर्ट्स कराने में भी परिवार के लोग पहले तो सामाजिक मर्यादा और जिस ढंग से समाज की भी प्रताड़ना सहनी पड़ती है, उस कारण से रिपोर्ट लिखाने में भारी संकोच करती हैं। पर वर्दी का खौफ और सामाजिक चेतना, इन दोनों कामों को सरकार ने अपनी ओर से करने की पूरी ताकत के साथ प्रयास किया है। रही बात कि ये अकेले वर्चुअल मीटिंग से नहीं हो सकती, मैदान के अंदर इस हमले को जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि मैदान के अंदर कार्रवाई दिखनी चाहिए। और अगर आप ध्यान दें तो प्यारे मियां का प्रकरण वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों ने ही पकड़ा है, और प्यारे मियां का प्रकरण काफी दिनों से वहां चल रहा होगा, और प्यारे मियां का जो सारा मामला सामने आया और उसके इस मैंने अपराध पूर्वक कृत्य को ध्वस्त करने का जो प्रयास हुआ, वो कहीं ना कहीं इसी सरकार के और इसी सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया। मेरा निवेदन है कि 12 साल की बात जो आई कि 12 साल के शंकर लाल जी, देखिए मैं रोकूंगा सर, मेरे पास समय कम है, मुझे दुर्गेश जी से भी एक रिएक्शन लेना है, लेकिन मेरा सवाल ये था सर, मेरा एक सवाल था सर, आप ये कह रहे हैं कि हमने पकड़ा, सर पकड़ना और रोकना, हमारी कोशिश रोकने की होनी चाहिए सर सबसे पहले, उसके बाद पकड़ने की होनी चाहिए। एक सेकंड में पूरा कर दूं, एक सेकंड में। देखिए, अभी कल ही होम मिनिस्टर ने कहा है कि बेटियों के और महिलाओं के गाड़ियों में पैनिक बटन लगेगा। आप देखिए कि 12 वर्ष वाले मामले को भी मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है कि ये 12 वर्ष नहीं, किसी भी आयु का मामला हो, पर इस तरह की घटनाएं अगर बहनों के साथ, बेटियों के साथ होती है तो उसको हम मैं फिर कहूंगा सर, कानून से ज्यादा हम रोकने पे जब तक नहीं जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग कानून है उनका पालन नहीं करेंगे ठीक से तो नहीं होगा। मैं दुर्गेश जी से एक रिएक्शन चाहूंगा सर, 15 महीने रही सरकार आपकी, लेकिन जो आप लोग बार बार कहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि हमें मध्य प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 मिला, वो नंबर 1 ही रह गया सर। आदरणीय, 15 माह में हम 15 साल की जो विकृतियां पैदा करी शिवराज सिंह चौहान जी को, उनको कोई खत्म नहीं कर सकता था। हाँ, प्रयास किया कि कम करा जाए, इनको चुप कराइए, इनको शर्म आना चाहिए। ये उस संस्था के अंतर्गत काम करते हैं जिस संस्था में प्यारे मियां जी प्यारे मियां के केस पर बात कर रहे हैं, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से महिला संरक्षण में रहते हुए बालिका जो है, बालिका सुधार गृह में थी और उसके पास में गोलियां पहुंच जाती है नींद की। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोग या
उससे जुड़े हुए लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि खौफ और चेतना पैदा करने का प्रशासन काम कर रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी और शंकरलाल तिवारी जैसे लोग संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। दुर्गेश जी, कांग्रेस ने कोई मॉडल पेश किया था क्या 15 महीने में? मेरे पास समय कम है सर, अगर कोई मॉडल पेश किया हो जो ये सरकार लागू कर सकती है तो बता दीजिए सर आप। दुर्गेश जी, कोई मॉडल था क्या कांग्रेस के पास उस वक्त कैसे हो रहा है इस तरह के अपराध रोकने के लिए? जब कोई सवाल उठा रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ तो बीच में जवाब देने के बजाय आप फालतू बातें करते हैं। सुधार करने की सोच नहीं है आपकी। आप लोग, आपकी पार्टी के लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। आप कह रहे हैं पैनिक बटन लगाएंगे? कोई मॉडल था सर उस वक्त? मेरा सीधा सवाल है दुर्गेश जी, समय नहीं है सर, समय नहीं है, जल्दी से। दुर्गेश जी, कोई मॉडल था उस 15 महीने में? कोई आपके पास बताने के लिए है कि हमने ये काम करके दिखाया? नाबालिग बच्ची कौन सी गाड़ी से चलती है? उनको तो जब 18 वर्ष की होंगी, बालिग होंगी, उसके बाद लाइसेंस मिलता है, तब गाड़ी चला सकती है। आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रही है बताइए। बता रही थी और हमारे दूसरे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए थे कि जमीनी स्तर पर कमी रह जाती है, जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, उतनी सख्ती नहीं है, इसीलिए बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। राजनीति अपनी जगह है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से हम ये चाहेंगे कि इस तरह के मुद्दों पर हम बहस करते रहेंगे, लेकिन ये हैवानियत रुकनी चाहिए और दोबारा मौका कम से कम मिले, कम से कम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।